आइए बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसे जीनियस की जिसने मैथ्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी इतनी कमाल की है कि आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान रह जाते हैं। रामानुजन के लिए ना मैथ सिर्फ कोई सब्जेक्ट नहीं था। उनके लिए तो ये भगवान से जुड़ने का एक तरीका था, एक तरह की स्पिरिचुअल दुनिया थी। और कमाल की बात देखिए, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब भी उनका दिमाग चल रहा था। उन्होंने अपने मेंटर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कुछ ऐसे आइडियाज थे जो इतने आगे के थे, इतने क्रांतिकारी थे कि उन्हें समझने में दुनिया को कई दशक लग गए। जरा सोचिए इस बात को, जो आइडियाज उन्होंने अपने आखिरी दिनों में लिखे थे वो आज साइंटिस्ट्स को ब्लैक होल्स के रहस्य सुलझाने में मदद कर रहे हैं। मतलब उनकी सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल यहीं उठता है, एक गरीब क्लर्क जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, वो भविष्य का मैथमेटिक्स कैसे लिख सकता था? आखिर ये सब आया कहाँ से? यही वो रहस्य है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, भारत के तमिलनाडु में, जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। रामानुजन एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार से थे। हालत ये थी कि कॉलेज में दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे क्योंकि उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा जुनून सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का एक दिन दुनिया बदल देगा। और वो भी तब जब उनका बाकी दुनिया के मैथमेटिशियन से कोई कांटेक्ट नहीं था। अकेले ही उन्होंने अपनी नोटबुक्स को हजारों, जी हाँ, हजारों ऐसे फॉर्मूलों और थ्योरम से भर दिया जो किसी ने पहले देखे तक नहीं थे। और ये सब उन्होंने किसी किताबी तरीके से नहीं, बल्कि अपने इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज से किया था। फिर साल 1913 में रामानुजन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने काम के कुछ पन्ने, करीब 9 पन्ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस वक्त के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को भेज दिए। उस चिट्ठी में ना एक अजीब सा मिक्सचर था। एक तरफ तो बहुत विनम्रता थी, लेकिन दूसरी तरफ एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी छलक रहा था। ये एक अनजान इंसान की गुहार थी कि कोई तो उसके काम को देखे, उसे समझे। अब हार्डी को जब ये चिट्ठी मिली तो पहले तो उन्हें लगा कि ये किसी सिरफिरे का मजाक है। वो तो उसे कूड़े में फेंकने ही वाले थे। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें कुछ खटका। उन्होंने अपने एक साथी के साथ उन पन्नों को दोबारा देखा और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये थ्योरम्स इतने अनोखे थे, इतने ओरिजिनल थे कि उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी मजाक का नहीं बल्कि एक असली जीनियस का काम है। बस फिर क्या था, हार्डी ने तुरंत रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया और यहीं से साइंस की हिस्ट्री की सबसे मशहूर पार्टनरशिप्स में से एक की शुरुआत हुई। एक ऐसी साझेदारी जो दो बिल्कुल अलग तरह की सोच वाले लोगों के बीच थी। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ थे रामानुजन, जिन्हें लगता था कि मैथ्स भगवान से बात करने का जरिया है, और दूसरी तरफ थे हार्डी, जो नास्तिक थे और हर चीज के लिए सख्त लॉजिक और प्रूफ मांगते थे। सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव। रामानुजन तो साफ साफ कहते थे कि उनके सारे आइडियाज उन्हें देवी नामगिरी से मिलते हैं, जो उनके सपनों में आती थी और उनकी जबान पर फॉर्मूले लिख जाती थीं। अब ये बात हार्डी जैसे लॉजिकल इंसान के लिए समझना नामुमकिन जैसा था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हार्डी को रामानुजन के टैलेंट पर कोई शक नहीं था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैथमेटिकल टैलेंट को 100 में से नंबर दिए जाएं तो वो खुद को 25 देंगे, पर रामानुजन को पूरे 100 में से 100। इंग्लैंड में रामानुजन को कामयाबी तो बहुत मिली, लेकिन इस कामयाबी की उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इंग्लैंड में उनका सफर बहुत तेज और तूफानी था। कुछ ही सालों के अंदर उन्हें रॉयल सोसाइटी जैसी बड़ी संस्था का फेलो बना दिया गया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी सेहत तेजी से गिर रही थी। असल में कई चीजें एक साथ हो रही थीं। इंग्लैंड का ठंडा मौसम उन्हें रास नहीं आ रहा था। ऊपर से वर्ल्ड वॉर की वजह से खाने पीने की कमी थी और वो सख्त शाकाहारी थे। और उनका काम करने का जुनून, वो कई कई घंटों तक बिना रुके काम करते थे। इन सब ने मिलकर उनके शरीर को तोड़ दिया। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? उस वक्त डॉक्टरों को लगा कि उन्हें टीबी है, लेकिन कई सालों बाद जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी मौत शायद एक पैरासिटिक इन्फेक्शन से हुई थी। एक ऐसी बीमारी जिसका आज एंटीबायोटिक्स से आसानी से इलाज हो सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है। जो इंसान इन्फिनिटी यानी अनंत को समझ सकता था, उस एक छोटी सी मामूली बीमारी ने हरा दिया।
रामानुजन भले ही बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है और लगातार बढ़ रही है। उनकी जीनियस का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो नंबर 1729 से जुड़ा है। हुआ यूं कि जब रामानुजन अस्पताल में थे तो हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में आए और उन्होंने रामानुजन से यूं ही कह दिया कि उनकी टैक्सी का नंबर बड़ा डल था, 1729। इस पर रामानुजन ने, जो बिस्तर पर बीमार पड़े थे, तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये तो बहुत दिलचस्प नंबर है। ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 अलग-अलग तरीकों से 2 क्यूब्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। सोचिए, उस हालत में भी उनका दिमाग कैसे काम कर रहा था। और जैसा मैंने पहले कहा, उनका काम आज भी उतना ही रेलेवेंट है। उनकी 100 साल पुरानी नोटबुक्स में लिखे फॉर्मूले आज स्ट्रिंग थ्योरी, कंप्यूटर साइंस और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स की स्टडी जैसे मॉडर्न फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आखिर में रामानुजन की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया में ऐसे और कितने रामानुजन होंगे जिनका टैलेंट मौके की कमी की वजह से सामने ही नहीं आ पाता? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीनियस कहीं भी, किसी भी कोने में हो सकता है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और सही मौका देने की।